Hello students, welcome back once again to your very own channel, that is Maths Unit Pratyush. So finally we are back with the most awaited video for class 9 मैथमेटिक्स। तो जैसे कि बच्चों मैंने बोला था आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा टर्म 1 का मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से ग्रास्प करने के लिए। बट मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गया, बट देर आए दुरुस्त आए, जैसे कि आपको पता है। तो लेट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। तो अभी ये वाला वीडियो में मैं नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स में आप लोगों को टर्म 1 मैथमेटिक्स का जितना भी रिलेटेड आपका चैप्टर से उस रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं सारा कुछ एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो जो बच्चों का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, आई होप ये वाला वीडियो ऑब्वियसली हो तो गया होगा, बट अगर कोई बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है तो ये वाला वीडियो देख के आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को और एक बार क्विक रिकैप कर सकते हो। तो नेक्स्ट 30 to 45 मिनट्स के लिए सारा काम जितना भी है आप लोग का कंप्लीट करके ये वाला वीडियो को देखो और आप लोग का टर्म 1 का प्रिपरेशन को और थोड़ा बूस्ट अप कर लो। तो ज़्यादा और देरी ना करके डायरेक्टली मैं पॉइंट में आता हूँ। जो जो की पॉइंट्स है सब चैप्टर्स का मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस कर देता हूँ। ऐसे तो आप लोग सब सारा कुछ पढ़ लिए होंगे, बस एक बार रिवाइज करने के लिए ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो टर्म 1 का जितना भी आपका चैप्टर आने वाला है सारा चैप्टर्स को मैं कवर करने वाला हूँ, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, देन चैप्टर 6, देन चैप्टर 7, देन चैप्टर 12 एंड चैप्टर नंबर 14। ठीक है, ये 7 चैप्टर को मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फैमिली में जुड़े नहीं हुए हैं वो लोग जुड़े रहेंगे ताकि ऐसा यूजफुल कंटेंट आप लोग को मिलता रहे। तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बच्चों पहला चैप्टर आ जा रहा है दैट इज़ योर नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स। सो की कॉन्सेप्ट के बारे में अगर देखा जाए तो नंबर सिस्टम, ऑल अबाउट योर नंबर सिस्टम ये चैप्टर है। और ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर में आपको करना क्या रहता है, कुछ भी नहीं करना रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना रहता है। लाइक पहले तो आपको नंबर सिस्टम के ऊपर में ज्ञान रहना चाहिए कि नंबर, रियल नंबर लाइन, एक्चुअली हम हमेशा रियल नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे कुछ नंबर्स निकलते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स आर दोज नंबर जो कि हमारा ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। और इंटीजर्स आर दोज नंबर ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, उसको हम जेड में रिप्रेजेंट करते हैं। एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर एंड जेड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, ये तो बात हो गया हमारा नंबर सिस्टम। कितना टाइप का नंबर सिस्टम, सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हमारा रेशनल नंबर का, ऑल द नंबर्स व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है कि पी और क्यू हमेशा एक इंटीजर्स रहना चाहिए। इसको बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो ये इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि पी और क्यू हमेशा आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। फिर इरेशनल नंबर में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर रेशनल नहीं होता वो आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर को हम टी में डिपेंड करते हैं, ये भी बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। इसको हम रेशनल नंबर को पी में डिनोट करते हैं और क्यू में डिनोट करते हैं। वी कैन से रेशनल नंबर को हम क्यू में डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम टी में डिनोट करते हैं। ए नंबर व्हिच इज ए कॉल्ड रेशनल इफ इट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म, मतलब उसका अपोजिट कर देंगे, मतलब वो पी बाई क्यू में लिख रहे थे, इसको अगर हम पी बाई क्यू में नहीं लिख पाए तो उसको हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। और अगर हम क्यू और टी को ऐड कर दें, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ऐड कर दें, विल गेट द सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि हमारा पूरा नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर रहता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो फिर आते हैं, ये तो था हमारा चैप्टर 1 का। फिर आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन में हमेशा आपको याद रखना है कि दोनों, एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब भी हम करते हैं, रेशनल को हम क्यू में डिनोट करते हैं, मैं आर लिखने से कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो क्यू। और अगर जब मैं टी करता हूँ, यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग एक आता था और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आता था। और इरेशनल नंबर में आपका नॉन टर्मिनेटिंग एन टी एंड एन आर, दैट इज नॉन रिपीटिंग। तो ये बात आपको याद रखना है, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा वो इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा, जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ रहा है या फिर टर्मिनेटिंग आ रहा है, वो दोनों ही केस आपका रेशनल नंबर के केस में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला बात यहाँ पे लिखा है कि द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, thus we say that the number whose decimal expansion is either terminating or non terminate recurring, it is obviously a rational number। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि हमने बहुत बार रिपीट भी किया होगा क्लास में। फिर अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका, जैसे मैंने बोला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो रहा है, वो आपका इरेशनल नंबर को डिनोट करता है। तो ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत मायनेफुल हो जाता है कि अगर एक एक्सपेंशन का रिकरिंग है, नॉट रिपीटिंग है, तो कौन सा नंबर को रिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट से आप लोग को बहुत क्लियर पता चल जाएगा कि जहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो रहा है वो आपका रेशनल नंबर क्यू में जाएगा, और जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जा रहा है, दोनों नॉन रहा है, तो वो आपका टी, मतलब इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। ऑल रेशनल नंबर आर रेशनल नंबर टेकन टुगेदर।
और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर मेक्स द रियल नंबर, जो कि मैंने बोल दिया कि टोटल अगर मिला देंगे तो वो हो जाएगा आपका ए रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ऑब्वियसली वो आइदर रेशनल हो सकता है, अगर जो नंबर रेशनल नहीं हुआ वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इफ आर इज ए रेशनल एंड एस इज ए इरेशनल नंबर देन आर प्लस एस, आर माइनस एस, आर इंटू एस आर ऑलवेज इरेशनल। ऑब्वियसली हमेशा याद रखना 2 प्लस रूट 3 जब हम करेंगे इट इज़ ए इरेशनल नंबर, रूट 3 प्लस 5 करेंगे इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर दें, मे बी रेशनल और इरेशनल, बट आर बाई एस मे बी रेशनल और इरेशनल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो कट जाता है तो वो रेशनल भी हो जाता है, और हमेशा हम नहीं बोल सकते कि रेशनल और इरेशनल होगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी रेशनल क्यू को और टी को अगर मैं मल्टीप्लाई प्लस और माइनस कर रहा हूँ वो हमेशा इरेशनल होगा, बट जब डिवाइड करेंगे इट मे बी रेशनल, इट मे बी रेशनल और इट मे बी इरेशनल। तो ये वाला पॉइंट को भी बहुत ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एवरी इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हो, रूट 3 को, तो रिप्रेजेंटेशन तो एमसीक्यू में नहीं आएगा, तो बस आपको पता लगाना है कि वो सारा को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। रेशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर जो कि हम करते हैं, सपोज 1/2 प्लस रूट 3 है, तो वहाँ पे आपको इसका नेगेटिव दैट इज 2 माइनस रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना रहता है, फिर उसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके उसको हम सॉल्व करते हैं, वही लिखा है। रेशनलाइज मीन्स टू रिमूव द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, इसको हटाने के लिए और एक स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस होगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को यूज़ करके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करके उसको हटा सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट योर रेशनलाइजेशन। और फिर ये वाला लिखा है कि अगर 3 प्लस रूट 5 बाई रूट 2 है तो आपको रूट 2 मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, तो ताकि रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट योर बच्चों चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में इतना ही कॉन्सेप्ट था जिसको यूज़ करके आप लोग सारा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मैं ये वाला वीडियो बस इसलिए बनाया हूँ कि जो जो पॉइंट आप लोग मिस कर रहे होगे उसको और एक बार रिकैप हम कर देंगे। तो चैप्टर 1 वेरी नाइसली कंप्लीटेड। चैप्टर 2 आप लोगों का टर्म 1 में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं चैप्टर 2 को यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। टर्म 2 का जो भी वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 2 को रिप्रेजेंट मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है व्हिच अलजेब्रा विथ ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करता है। ज्योमेट्री का रिलेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को जब मिला लेते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये होता है। देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है, तो बोथ जब दोनों एक्सिस हो जाता है वो उसको हम एक्सेस लिखते हैं। ओ इज़ द ओरिजिन वी कैन से, कोऑर्डिनेट एक्सेस उसको बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, ये तो बच्चों पता ही होगा आप लोग को। अगर फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा याद रखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से Q1, यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q2, ये हो गया आपका Q3, ये आपका Q4। ऐसे बोल सकता है कि जब दो एक्सेस मीट होता है तो वो टोटल प्लेन को कितना क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 4 क्वाड्रेंट। ईच क्वाड्रेंट में आपको कुछ साइन देखने को मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस और प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का राइट साइड पॉजिटिव, वाई एक्सिस का अप साइड पॉजिटिव, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड नेगेटिव, वाई एक्सिस का डाउन साइड नेगेटिव। तो उसको मिला देने से ऐसे आपका प्लस प्लस इधर में आ गया, इधर में आ गया माइनस प्लस, इधर में आ गया माइनस माइनस, इधर में आ गया प्लस माइनस। ऐसे करके आप क्वाड्रेंट का साइन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छे से पता है, ये सारा कुछ लिखा गया है, नोट्स में भी आप लोग का लिखा होगा। अगर आप लोग को और अच्छे से क्लियर करना है तो एनसीईआरटी का समरी, एनसीईआरटी जो अगर आप लोगों के पास बुक है उसका एक समरी पार्ट होता है लास्ट में, पूरा चैप्टर का लास्ट में वहाँ पे लिखा होगा SUMMI समरी, वहाँ पे जाके भी आप लोग ओवरलुक कर सकते हो। बस मैं आप लोग को बस याद दिला देना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन ये जो वाई एक्सिस, ओ इज़ द ओरिजिन, ये आपको याद रखना है। ओ एक्स और ओ वाई जो मैंने बोला डायरेक्शन, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। फिर अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स वाई के फॉर्मेट में, वो रहता है एक्स कोमा वाई, वो हमेशा बच्चों के यहाँ किसके फॉर्म में रहता है, एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में रहता है। जस्ट वेट, कहाँ गया मेरा पॉइंट, एक्स कोमा वाई के पॉइंट में रहता है, जहाँ पे कि एक्स एक्सिस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एप्सिसा बोलते हैं,
ABSCISSAFCISA, वाई को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट ORDINATE, और इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर वो पूछता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस टाइप का जहाँ पे भी आपको लिखा होगा नोट्स में उसको थोड़ा रीड करेंगे। ओरिजिन, ओ को ओरिजिन बोलते हैं, इसको तो पता ही है। ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0,0 रहता है, ये भी आपको पता है। जो पता है सब कुछ पता है, बस मैं आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। कभी भी एक पॉइंट को जब रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स को वाई के रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स फॉर जो कि वो एक्स एक्सिस में लाई करता है, वाई मतलब वाई एक्सिस में कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स वाई पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ एब्सिसा ऑफ 3, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज 3, कोऑर्डिनेट इज 5, तो ऑब्वियसली जो उसका मतलब पॉइंट का ये हो जाएगा वो 3,5 हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर रिटन एज 3,5, उसको हम ऐसा सिंपल ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग नोट्स के थ्रू जा सकते हो, और क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, तो उसके अनुसार आप लोग थोड़ा जाना। जो मैंने पॉइंट का बात किया, यहाँ पे अगर आप पी ऑफ एक्स वाई आप लोग अगर यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हो, ये वाला पॉइंट अगर पी पॉइंट है, तो यहाँ पे डिनोट करने के लिए इसमें आपको क्या जाना पड़ेगा, इसमें आपको एक्सिस जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मतलब ये डिस्टेंस आपका एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये आपका एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैं 3,5 लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 जाना है, 5 मतलब वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ पे मीट करेगा वहाँ पे आपको पॉइंट मिले। ये भी पूछ सकता है कि 3,5 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो देखना आपकी प्लस प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर में नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको करके भी आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई सेट टू बी डेफिनेट पॉइंट ऑफ पी, यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके क्या क्या लिखा है। थस वी फाइंड द, वही सारा जो मैंने बोला वही सब हम लिखे हैं, प्लॉट द पॉइंट। तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज एक्स और वाई। एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से इसको भी क्लियर हो जाना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बस इतना ही था आपका चैप्टर नंबर 3 में, और कुछ अगर होगा तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, बट जितना था मैंने कवर करवा दिया, बस आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 में आता है, दैट इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ योर टर्म नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं। तो लीनियर यहाँ पे आप लोग का 2 कॉन्सेप्ट है, वन इज योर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दैट इज ax प्लस बी इक्वल टू 0, और अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका x इज 1 वेरिएबल, यहाँ पे x और y आपका 2 वेरिएबल है, इसको करके आप लोग को रिप्रेजेंट करना है। 1 वेरिएबल का भी आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है, 2 वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। इतना याद रखना है कि 1 वेरिएबल अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे आपको ओनली यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब एक ही सोल्यूशन मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आपको कितना सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज यू गेट ए यूनिक सोल्यूशन। और अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, यू गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन यू विल गेट। इज दैट क्लियर? दैट इज द कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखेंगे, उसको ऊपर में आप लोग को थोड़ा सा नोट्स पढ़ना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिखा है, एक्स प्लस बी आई प्लस सी, इट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पे कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, एक्स वाई आर द वेरिएबल, एंड इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका डिग्री 2 है, 1 है, सॉरी। लीनियर मतलब 1, अगर 2 दिया रहता तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता, अगर 3 दिया रहता तो वो क्यूबिक हो जाता। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर बस लीनियर इक्वेशन का है, तो हम लीनियर इक्वेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दिया गया है कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0, 5x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0, दीज आर कॉल्ड द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्यूशंस जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे आपको LHS और RHS करके सॉल्व करना रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा 2x, हाँ सॉरी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया गया है। तो अगर मैं x की जगह में 1 और y की जगह में 1 पुट कर दे रहा हूँ, देखो वो सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 1 5, मतलब LHS और RHS को अगर वो सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सोल्यूशन। ये सारा कुछ नोट्स में भी लिखा गया है, NCERT में आपको मिल जाएगा, बट और एक बार ओवरव्यू करना है। मैं ये वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर रहे हो उसको और एक बार रिव्यू कर लेना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जिसको ये नोट चाहिए मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर खुद से पढ़ना चाहते हो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, रूल्स फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन, रूल में नहीं बता रहा, ये तो आपको पता ही है। सपोज मैं बोलूँगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली बात है -4 इधर है तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, x उधर मल्टीप्लाई है तो इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 x 4/2 इक्वल टू 2। तो ये तो हमने 8th क्लास में ही पढ़ा है, तो आप लोग इसको खुद से कर लेना, ये मैं नहीं बता रहा, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने बोला था ना बच्चों, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे जो लिखा गया है देखो, यहाँ पे लिखा गया है क्या 1 ही वेरिएबल यूनिक नहीं, मैंने जैसे बोला यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा गया है कि हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। मैंने बोला ना लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल का होगा, अगर आपका 1 वेरिएबल का होगा, अरे सॉरी,
अगर 1 वेरिएबल का होगा आपको ओनली यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, अगर 2 वेरिएबल का होगा लीनियर इक्वेशन तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेगा। वी कैन गेट मेनी सोल्यूशंस एज फॉलोइंग वे। तो मैंने जैसे बोला है जितना आप एक्सपुट करते जाओगे उतना आपको वाई मिलता जाएगा। सपोज 1 1 एक मिलेगा आपको, 2,3 मिलेगा, 4, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। कहीं पे बोला होगा 4 ठो निकालो, कहीं पे बोला होगा 6 ठो निकालो। ऑब्वियसली आपको इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिल रहा है तो आपको वो बोला है, अगर नहीं होता तो वो ओनली सोल्यूशन पूछता ना आपको। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि एक्स और वाई के जगह में हम जितना वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे उतना आपको डिफरेंट सोल्यूशन मिलता जाएगा। वो आपका 2 वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बट 1 वेरिएबल में हमेशा याद रखना आपको यूनिक सोल्यूशन, ओनली 1 सोल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली 1, एक ही सोल्यूशन मिलेगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। और एन ईजी वे टू गेटिंग सोल्यूशन एज टू टेक, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको इजीली आपको कोई भी इक्वेशन का एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, सपोज यहाँ पे दिया है 2x + 4y = 6 और 8 इक्वल टू 8, ठीक है। तो पहले x में 0 पुट कर दो। अगर मैं x में 0 पुट कर दिया, y कितना मिला बच्चों? 2 मिला। और अगर मैं y में 0 पुट कर दिया, x मिला 4। तो इट इज़ द इजीएस्ट वे टू फाइंड द सोल्यूशन और पॉइंट, बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक बार x में 0 पुट कर दो, एक बार y में 0 पुट कर दो, विल गेट द सोल्यूशन, खत्म कहानी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो हो गया। फिर आता है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ग्राफ में क्या करते हैं ना, प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट। तो वो वाला कैसे मिलेगा आपको, पहले मैं पूरा सिंपली, यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा गया है बट इतना में नहीं जाना है, मैं आपको इजी वे में बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा आपको क्या करना है, ना, बहुत सिंपल से वे में, जस्ट वेट, आपको बहुत सिंपल से वे में पहले पॉइंट ले जाना है। पहले यहाँ पे हमेशा ब्लर हो जा रहा है, पहले पॉइंट ले जाना है, पॉइंट को टेबल में डिपेंड करना है। पॉइंट को टेबल में डिपेंड करने के बाद उसको एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे पॉइंट देके ड्रॉ करना है। जैसे लाइन होगा वैसे आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है, बस। इट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ग्राफिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू बेस में, नहीं, बस आपको इक्वेशंस को याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट हो जा रहा है बच्चों। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमेशा याद रखना कि जो इक्वेशन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा ऊपर में, वो उसका इक्वेशन हो जाएगा y = a। जो नीचे में होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा y = -a, जो x एक्सिस को पैरेलल होगा। और जो इक्वेशन y एक्सिस को पैरेलल होगा, लाइक दिस वन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसका इक्वेशन हो जाएगा x = a, ठीक है। और इसका इक्वेशन अगर लेफ्ट साइड में है तो इट इज इक्वल टू x = -a। ये बहुत सिंपल सा वे मैंने बता दिया। फिर से समझो, जो इक्वेशन एक्स एक्सिस को पैरेलल है ऊपर में तो उसका हो जाएगा y = a इज एनी कांस्टेंट। जो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज y = a, प्लस और माइनस a, प्लस में आएगा तो ऊपर में, माइनस में आएगा तो नीचे में। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस हो रहा है तो अगर पॉजिटिव में है, मतलब राइट साइड में है तो उसका हो गया x = a, और लेफ्ट साइड में है तो x = -a। तो वी कैन से x = प्लस और माइनस a अकॉर्डिंग टू योर क्वाड्रेंट, कि अगर वो राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, वाई एक्सिस में अगर ऊपर में है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में तो नेगेटिव। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और ये हमेशा याद रखना, जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन हमेशा y = 0 होता है, जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है उसका हमेशा x = 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आने लायक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ जा रहा है। तो ये सब लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पढ़ लेना। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया। सीधा आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में बच्चों क्या दिया है? चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट योर लाइन्स एंड एंगल। तो कि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको एराइज हो सकता है। इसलिए 1 by 1 अगर देखेंगे हम लाइन्स एंड एंगल को तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग थोड़ा सा मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। पहले आपको पॉइंट पढ़ना है, फिर लाइन पढ़ना है, फिर लाइन सेगमेंट। ये तो आप लोग छोटे से पढ़ लो। पॉइंट मतलब दिस वन इज ए पॉइंट, लाइन मतलब जो इन्फाइनाइटली वो एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट मतलब जिसका 2 एंड पॉइंट। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, आपको अगर पढ़ना है तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। क्या क्या पढ़ना है मैं बस बता दे रहा हूँ। लाइन सेगमेंट आपको पता है, रे आपको पता है, कोलिनियर पॉइंट में थोड़ा बच्चे डाउट होते हैं। लाइन सेगमेंट होता है जिसका 2 एंड पॉइंट, रे मतलब जिसका एक ही एंड पॉइंट रहेगा, इधर इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा। कोलिनियर पॉइंट मतलब इफ 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट को भी एक बार देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारा आ सकता है। टाइप्स ऑफ एंगल आपको तो पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले तो जीरो एंगल यहाँ पे नहीं लिखा है। जीरो एंगल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एंगल अगर 0 डिग्री है तो उसको जीरो एंगल। फिर एक्यूट एंगल जो कि 0 से 90 के बीच में आता है।
फिर राइट एंगल जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल जो कि आपका 90 से 180 के बीच में आता है, स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री होता है डायरेक्टली, रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से 360 डिग्री के अंदर आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये तो कंसेप्ट पता चल गया। और पूरा 360 डिग्री जब हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीट एंगल, ये यहाँ पे नहीं लिखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका दोनों का सम अगर हम करेंगे तो दोनों का सम 90 डिग्री निकलेगा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा कुछ कवर करना है, आपको पता है मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, वही मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना। और जिसको भी नोट्स चाहिए मैंने बोला ना, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सप्लीमेंट्री एंगल जिसका दोनों का सम, जो दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री हो गया। एडजेसेंट एंगल क्या है बच्चों? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन यहाँ पे, ये एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस is angle 3. So angle 1 and angle 2 are adjacent. Angle 2 and angle 3 are adjacent, but 1 and 3 are not adjacent because उनका common vertex तो है but common arm भी होना चाहिए. If they have common vertex and common arm, then only the two angles are said to be adjacent to each other. But यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 और 3 को adjacent नहीं बोल सकते, 1 2 को बोल सकते हैं, 2 और 3 को बोल सकते हैं. This is all about your adjacent angle. Linear pair of angle मतलब टू एंगल्स आर लीनियर पे इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स, एक लाइन अगर बना रहा है, ये दोनों मतलब 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है, उसका हम लीनियर पेयर ऑफ लाइन बोलते हैं. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब पता है कि अगर दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर ले तो ये इसको वर्टिकली ऑपोजिट, इसको वर्टिकली ऑपोजिट, ये सेम होता है. ये अगर 1 हुआ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा. दिस इज ऑल अबाउट योर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ट्रांसवर्सल का मतलब आपको पता है, अगर दो लाइन पैरेलल है या फिर नहीं है, आप लोग को एक्चुअली पैरेलल में दिया है, बट अगर दो लाइन पैरेलल नहीं भी है, दो लाइन पैरेलल नहीं भी और थर्ड लाइन एक इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर दो लाइन पैरेलल एक इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ये जो थर्ड लाइन को L1 को या फिर L को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. तो जब भी ऐसे लाइन जब पैरेलल टच कर जाते हैं वहाँ पे आपका कुछ एंगल्स फॉर्म होता है. यहाँ पे मैं दो लाइन लिया यहाँ पे, तो ये और ये एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इसका ऑल्टरनेट ये इंटीरियर, इसका ऑल्टरनेट ये एक्सटीरियर, इसका ऑल्टरनेट ये एक्सटीरियर, इसका ऑल्टरनेट ये इंटीरियर. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर पॉइंट एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पॉइंट. इंटीरियर एंगल्स सारा कुछ आपको पता है, आपको बस याद रखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर. सारा कुछ इक्वल होता है एक दूसरे से. सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हम बोल सकते हैं इसको को इंटीरियर, एक बोलते हैं को इंटीरियर एंगल और एक बोलते हैं को एक्सटीरियर एंगल. को इंटीरियर और को एक्सटीरियर का दोनों का जो सम होता है, दोनों एंगल का जब हम सम करेंगे वो हमेशा 180 डिग्री होगा, ना कि इक्वल होगा. बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इक्वल लिख के आ जाते हैं, बट वहाँ पे इक्वल नहीं होगा, वो हमेशा को एक्सटीरियर या फिर को इंटीरियर एंगल. कौन सा होता है मतलब अगर ये दो लाइन है, ऐसे दो लाइन है और यहाँ पे ये दो लाइन है और यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर, ये दोनों एंगल को इंटीरियर, ये दोनों एंगल को एक्सटीरियर, ये दोनों एंगल को एक्सटीरियर. इनका जो सम होता है दोनों का सम वो हमेशा 180 डिग्री होता है. मतलब अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ऑब्वियसली ये आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है. और एक या फिर ये 120 हुआ तो ये 60 होगा. अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा बताओ, 110 डिग्री होगा, ठीक है. ऐसे करके आपको सम को 180 डिग्री करना है, वही सब लिखा है. तो ये तो लिखा है लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन आर, ऑब्वियसली दो लाइन अगर एक लाइन को पैरेलल है तो वो थर्ड लाइन से पैरेलल होगा. सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल 180, ये तो आपको पता है. इफ वन ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया तो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है ये ऑपोजिट इंटीरियर का सम के साथ इक्वल होता है. ये भी बच्चों क्लियर है सबका? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है. एक्चुअली मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, बट कॉन्सेप्ट से मतलब है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख जाएंगे. So that is all about बच्चों, I think your chapter number 6, that is your what, lines and angle. Very nicely you have completed that chapter also. Next coming back to the chapter number 7, that is your triangles. Very nice concept of chapter number triangle. दैट बिलोंग्स टू ऑल द ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट जो है. पहले तो ट्राइंगल आपको क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, क्लोज पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स होता है ट्राइंगल. उसका 3 वर्टेक्स, सॉरी, एक ट्रायंगल अगर बनाएंगे 3 वर्टेक्स होता है, 3 आर्म होता है और 3 एंगल होता है, उसको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं? जिसका ये हमेशा याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जब बोलेगा आपको दिमाग में आना चाहिए सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए. सेम शेप और सेम साइज अगर हो गया वो आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को बोला जाता है. और सिंस वी आर स्टडिंग ट्रायंगल तो ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल का अगर सेम शेप और सेम साइज हो जाएगा उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वही है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे कैन बी मेड. ये वो तो उसका भाषा में लिखा है, मैंने बोल दिया कि अगर आपका सेम शेप और सेम साइज दोनों ट्रायंगल का हो रहा है उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे. खत्म कहानी.
तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कैसे लिखते हैं कि उसका नोटेशन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी is congruent to, this is the symbol of congruent triangle PQR suppose, ठीक है. So that is the notation of congruency of the triangle. तो to congruent both the triangles 5 properties are there. One is your SAS, one is your ASA, one is your SSS side, one is your angle side, and last one is your right angle hypotenuse side. ये पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप लोग कोई भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो बहुत ही आसानी से. तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा. तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस थोड़ा सा पढ़ लो. इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सीपीसीटी, जो प्यारा सा हमारा रूल होता है सीपीसीटी, इसको यूज करके आप जो दो कॉन्ग्रुएंट बना दिए तो आप तो तीन को लेके गए ना. सपोज साइड से मैं कर दिया बट तीनों एंगल रह गया ना, तो बाकी तीनों एंगल को जो सेम करना होता है उसमें आप सीपीसीटी, ये हमारा प्यारा सा रूल हम अप्लाई कर सकते हैं टू कॉन्ग्रुएंट और टू इक्वल ऑल द रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल. ठीक है. तो सीपीसीटी उसका जो फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है. फिर जैसे मैंने बोला SAS अगर बोलेगा तो साइड इंक्लूडेड एंगल साइड मतलब SA जो बीच में है दैट बिलोंग्स टू योर इंक्लूडेड एंगल, मतलब वो दोनों का बीच का एंगल होना चाहिए. बाहर का एक एंगल अगर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है SAS. तो SAS में बस आपको दोनों साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल को करके उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना रहता है. बहुत सिंपल. ASA एज द नेम से जस्ट एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे आपको दो एंगल का बीच वाला साइड, मतलब ये एंगल के साथ, ये साइड के साथ, ये एंगल के साथ, मतलब दोनों एंगल के बीच वाला साइड इंक्लूडेड साइड को आपको लेना है टू यूज SAS. क्योंकि AAS और ASA में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. बट AAS जो अभी थर्ड में हम पढ़ेंगे उसमें क्या है ना, दो एंगल तो लेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बट वो साइड एक्सक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए. इंक्लूडेड में आपको AS है बट एक्सक्लूड अगर साइड होगा, अलग अगर कुछ साइड निकला तो वहाँ पे AAS आपको यूज करना है थर्ड वाला में. फोर्थ वाला सबसे इजी है. SSS जो होता है हमारा साइड, तो तीनों ट्रायंगल का तीन साइड और एक ट्रायंगल का तीन साइड के साथ इक्वल हो तो SSS में. आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस, तो उसका एक प्रॉपर्टी है कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल रहता है आपको सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी ध्यान देंगे. एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, जैसे मैंने बोला, एंड साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पे भी लिखा है साइड ऑपोजिट इक्वल. ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री, आपको तो पता है सारा एंगल 60 डिग्री होता है. SSS मैंने बोल दिया, इसका इसके साथ, थर्ड साइड के साथ अगर इक्वल है इसमें हम SSS प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. लास्ट वन इज योर RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड. ये बहुत ही प्यारा सा रूल है जहां पे क्या राइट एंगल अगर दोनों का सेम है, हाइपोटेनियस राइट एंगल का सामने वाला हाइपोटेनियस बोलते हैं वो सेम है, और एनी ऑफ द साइड अगर सेम है, परपेंडिकुलर हो, बेस हो, तो वहां पे हम RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का प्रॉपर्टी यूज करके वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं. बहुत सिंपल. तो लास्ट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कन्वर्स, ये हो गया इन ए ट्रायंगल ऑपोजिट. ये अच्छा, ये वाला को हटा देना क्योंकि ये आप लोग के कोर्स में ही नहीं है, इसको आप लोग इनइक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल में है तो इसको थोड़ा स्किप करना. एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चों. तो दैट इज ऑल अबाउट योर ट्रायंगल चैप्टर एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट कमिंग बैक टू द हेरॉन्स फार्मूला, दैट इज योर चैप्टर नंबर 12. वेरी नाइस एंड वेरी प्यारा सा चैप्टर हमारा, जिसमें कि हमारा जो हेरॉन्स फार्मूला होता है, हेरॉन्स जी ने हमको एक फार्मूला दिया था जो कि होता है S × S - A. बहुत ही प्यारा सा, सब बच्चों को ये फार्मूला बहुत ही प्यारा भी लगता है और बहुत आसानी से ये लोग करते हैं. उसका होल रूट अगर ले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं हेरॉन्स फार्मूला. और अगर हम नॉर्मली देखा जाए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हमको पता ही है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए. बट अगर हेरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे पहले आपको S निकालना पड़ेगा, दैट इज A + B + C/2, दैट इज योर सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर का आधा बोलते हैं. फिर हम एरिया निकालते हैं S × S - A, S - B, S - C का होल रूट ओवर. स्क्वायर यूनिट देना मत भूलना वरना रॉन्ग हो जाएगा. इक्विलैटरल ट्रायंगल को ज़्यादा क्विकली सॉल्व करने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम याद रखते हैं √3/4 × h², √3/4 × साइड का स्क्वायर अगर करेंगे तो वहाँ पे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करने मिलेगा. समझ में आ गया सबको. और ये भी सपोज AAA है तो वी कैन से √3/4 × साइड का स्क्वायर करेंगे, विल गेट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रेपेजियम विद पैरेलल साइड A and B है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल. तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है इसको भी याद रखना है, कहीं कहीं पे यूज होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दैट इज A + B होल इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, दैट इज H. ये हमने 8 में ही पढ़ा था बट ये कहीं ना कहीं यूज हो जाता है तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेंगे. सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर हेरॉन्स फार्मूला, जिसमें कि आप हेरॉन्स फार्मूला को यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हो. एक छोटा सा ट्रिक आपको बताना चाहूंगा. सपोज कहीं पे लिखा है 900 × 3 × 800
और इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट गधे बच्चे करते हैं। आप लोग को क्या करना है, 900 को ब्रेक कर देना है सबसे बड़ा फैक्टर में, 300 इंटू 3 पेयरिंग करना है, ठीक है। और इसको कर देना है 2 इसको कर देना है 400 इंटू 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फ़ायदा आपका कि 300 को ब्रेक करेंगे तो 300 को ब्रेक करेंगे तो हम कर देंगे क्या, इसको एक स्क्वायर फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो अच्छा 900 को हम 30 इंटू 30 कर सकते हैं ना, हम 300 क्यों करेंगे। 900 को हम क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैं और एक बार करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला 900 इंटू 800 इंटू कहीं पे अगर दिया गया है 4, हाँ 4, इसका रूट ओवर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करने से अच्छा है कि इसको फैक्टर में डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो ज़्यादा इजीली आप लोग कर सकते हैं। 900 को 30 इंटू 30 लिखा, इसको मैंने लिख रहा हूँ 4 इंटू 200, 4 इंटू 200, ठीक है, इंटू 4। तो देखो पेयरिंग में 30 का पेयरिंग हो गया, 4 का पेयरिंग हो गया। 200 को फिर से ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं 200 को 100 इंटू 2, 100 इंटू 2, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो 30 और 30 से 30 मिल गया एक आपको, 4 एंड 4 से 2 मिल गया, और 10 और 10 से 10 मिल गया, मतलब 34 जा 120, मतलब 1200 रूट 2, 1200 रूट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन बड़ा बड़ा होगा उसको आप छोटा छोटा फैक्टर में डिवाइड कर देना, फिर उसको डायरेक्टली उसका पेयरिंग से एक एक करके बाहर कर देना स्क्वायर रूट से, क्योंकि स्क्वायर अगर 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑब्वियसली 4 होगा, क्योंकि दोनों में से एक लेना पड़ता है। ऐसे दोनों में से एक ले जाना, जो लास्ट में बच जाएगा, जैसे मेरा 2 यहाँ पे बच गया तो 2 को स्क्वायर रूट के अंदर रख देना, तो 1200 रूट 2 विल बी द करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, जिसमें कि हेरॉन जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, स्टैटिस्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं। तो बेसिक टर्म में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा जो कि डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, सेकेंडरी जो कि हम कहीं से निकल, मतलब ये डायरेक्टली आपको जो मिलता है रो डाटा, और प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी मतलब जहाँ से हम कलेक्ट करके लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी पर्सन एंड सोसाइटी से हमको डायरेक्टली मिल जाता है रिप्रेजेंटेटिव डाटा, रो डाटा, फ्रीक्वेंसी रो डाटा, जो डायरेक्टली हम कलेक्ट करके रहते हैं। डाटा का मतलब डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखना है, जहाँ से भी आप पढ़ो, पर डाटा का डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ व्हेन ए डाटा इज कंपाइल्ड टू द सेम एंड ऑर्डर विद कलेक्टेड, मतलब कलेक्शन ऑफ कुछ भी हो उसको डाटा बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जितना बार वो रिपीट करता है हम बोल सकते हैं, जितना बार वो अकर और रिपीट कर रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है एक होता है टैली मार्क, हम यूज़ करते हैं उसको गिनने के लिए, फ्रीक्वेंसी को गिनने के लिए। फिर ग्रुप यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे दिया रहेगा तो आपको लिख देना रहता है उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जब हम 8 में ही बनाते थे, एक हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे, एक हम टेलीमार। तो फ्रीक्वेंसी सपोज 5 का 10 बार रिपीट किया है तो टेलीमार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हम 8 में ही पढ़े, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसका टू रिप्रेजेंट द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा वी कैन ग्रुप में करते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस ग्रुप 2 to 29 30 to 39, ये सब ग्रुप डाटा में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स जैसे मैंने बोला, यहाँ पे आप पहले ग्रुप कर दिए, फिर उसका नंबर ऑफ स्कूल्स को कर दिए, फिर टैली मार्क, जैसे 3 है तो 1 2 3, 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसा करके हम टैली मार्क। तो टैली मार्क का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये डेफिनेशंस को बहुत याद रखें, क्योंकि डेफिनेशन बहुत बार रिपीट करता है। क्लास इंटरवल, जैसे ये वाला जो रहता है इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, 20 से 29, 30 से 39, 90 से 99। क्लास मार्क क्या होता है ना, सपोज 10 और 20 का क्लास मार्क पूछा है तो हम क्या करते हैं ना, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो 15 हो जाता है। तो अपर लिमिट, ये फॉर्मूला बस याद रखना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये बहुत बार क्वेश्चन में भी अराइज होता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब व्हेन ए नंबर इज टर्म इज लार्ज एंड वेरिएट। डिस्क्रीट वहाँ पे आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं ना, हम डायरेक्टली वो जो ग्रुपिंग में करते हैं 10 to 20, 20 to 30, उसमें हम ज़्यादा क्विकली हम कंटिन्यूस में कर पाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका 3 होता है, ये हमने 8 में पढ़ा था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो कि हमारा 9th क्लास में हटाया गया है, बट थोड़ा सा देख लेंगे ना। बार ग्राफ में ऑब्वियस ही बात है, बार ग्राफ में आपको ऐसे गैप दे के करना पड़ता है, जबकि हिस्टोग्राम में आपको विदाउट गैप दे के उसको करना पड़ता है, उसमें गैप नहीं रहता, और जो भी लिखा रहेगा उसको थोड़ा सा पढ़ देना। विड्थ क्या रहता है, लेंथ क्या रहता है, सारा कुछ। और एक को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करके, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है ना, उसका मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करके जो पॉलीगॉन क्रिएट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, जो कि अभी के लिए नहीं है, बट थोड़ा सा वो जो 8 क्लास में हम पढ़े थे और 9 क्लास में जो जो यहाँ पे पीडीएफ में लिखा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन आप लोग मतलब पढ़ लेना। फिर आपका होता है मीन मीडियन मोड, जो तो आपको पता ही होगा। मीन मीडियन मोड का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे मीन वाला मैंने छोड़ दिया क्या,
हाँ, मीन वाला एक्चुअली छूट गया है, सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो था। सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टाइप का होता है, वन इज योर मीन, वन इज योर मीडियन एंड वन इज योर मोड, जो कि भी हटा दिया गया है, बट थोड़ा सा ज्ञान रहना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है स्टैटिस्टिक्स में ये मीन मीडियन मोड। मीन में क्या होता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दे दिया बहुत ही सिंपल 1 2 3 4 मैंने दे दिया, तो इसका मीन कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे, सम कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो 4 + 3 10/4 विल बी द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा, ठीक है। मीडियन में क्या होता है ना, 2 नंबर का रहता है, एक इफ एन इज इवन एंड इफ एन इज ऑड। अगर इवन हुआ तो n/2 टर्म, नॉट n/2, दैट इज n/2 टर्म बाई n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, विल गेट द डायरेक्टली मीडियन। और ऑड नंबर में होगा तो सिंपली n+1/2 टर्म कर देंगे, तो विल गेट द मीडियन फॉर द ऑड नंबर फ्रीक्वेंसी। और ये याद रखना कि n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जितना नंबर ऑफ टर्म्स है, बट पहले उसका असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिख देना, फिर उसका निकाल देना, बहुत सिंपल में निकल जाएगा मीडियन। जैसे मैंने बोला, ऑड नंबर के लिए n+1/2, इवन के लिए n/2 + n/2 टर्म डिवाइड प्लस कर देंगे दोनों को, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। मोड तो सबसे इजी है, जो कि जितना भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, मोस्ट फ्रीक्वेंसी, द मोड इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 1 2 3 4 1 2 लिखा है, तो 1 3 बार रिपीट कर रहा है, ऑब्वियसली 1 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो 1 इज द मोड ऑफ दैट पर्टिकुलर डाटा। ओह माई गॉड, एंड फाइनली दैट्स ऑल फॉर योर ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर टर्म 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमने सारा चैप्टर्स रिवाइज कर दिया इन वन शॉट, एंड आई होप कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड आई थिंक मैंने लेट में क्लास को दिया, आप लोग को भेजा वीडियो, बट आई होप कि जितना कॉन्सेप्ट हमने कवर किया, जितना मैंने बोला, उतना कॉन्सेप्ट को और एक बार सुबह में रिवाइज कर देंगे, और जो बच गया उसको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेंगे। बट जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ यहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अभी के टाइम में। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर नहीं रहा तो बुकिश नॉलेज में आप लोग ज़्यादा ज्ञान आहरण नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपको पता चला, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोग का हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। बट जितना भी हो, जितना जल्दी हो सके, इसको रिवाइज करके आराम से आप लोग टर्म 1 का प्रिपरेशन को और थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट और कुछ एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ। बट कमेंट करना मत भूलना कि कैसा लगा ये वाला क्लास। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।